हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इससे पहले मैं ऑलरेडी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने आपसे एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एसटीएस पेज के बारे में पहले भी बात करी हुई है। आज मैं एक कंपैरेटिवली एक रीसेंट टेक्निक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या बातें करेंगे वो पहले से थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हम डिस्कस करेंगे कि आखिर पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी जब ऑलरेडी एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था। उसके अलावा डिस्कस करेंगे कि इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैकेनिज़्म है, आपको सीख करके काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके अलावा एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा आपको जिसकी मदद से आप ये देख पाएंगे कि एक्चुअल में क्या होता है इस प्रोसेस में। इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रिजोल्यूशन में इम्प्रूवमेंट आता है पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करने से, और इसके एडवांटेजेस बाकी वगैरह के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे मैंने आपसे कहा कि कंपैरेटिवली एक नई टेक्निक है, ज़्यादा पहले इसका इन्वेंशन नहीं हुआ है। तो अगर हम देखें तो श्वार्ट्ज एंड कैंटर नाम के दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1984 में इसकी इन्वेंशन की थी, पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये डिस्कस करते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको पता होगा कि कोई भी नई टेक्निक जब बनती है तो वो किसी ना किसी पुरानी टेक्निक की लिमिटेशन को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। दैट मीन्स जो एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थी, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम क्या था? डीएनए का सेपरेशन करना, यानी कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो डीएनए के थे, वेरियस साइजेस के, अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट्स के, उनको प्रॉपरली सेपरेट आउट करना, यही एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पर्पज़ था। बट इसकी एक लिमिटेशन भी थी। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर अगर डीएनए के मॉलिक्यूल्स का साइज़ बहुत बड़ा हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कि 50 किलो बेस पेयर से ऊपर का अगर साइज़ हो जाएगा या और ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, या 40 से भी ऊपर अगर हो जाता है, तो आप उसको एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो नॉर्मल कन्वेंशनल एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, उसमें रिजोल्यूशन आप उसका नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स अगर मॉलिक्यूल्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप जो कन्वेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है या एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है नॉर्मल वाली, उसके थ्रू आप डीएनए मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट नहीं कर पाते हैं। ये लिमिटेशन है एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए एक नई टेक्निक आई जिसको हम लोग पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम देते हैं। अब एक बात ये समझेंगे, अभी थोड़ी देर में ये बात समझेंगे कि आखिर बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स जो डीएनए के होते हैं, आप उनको क्यों सेपरेट आउट नहीं कर पाते या क्यों रिजॉल्व नहीं कर पाते। कन्वेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप क्यों नहीं सेपरेट आउट कर पाते हैं, उसको भी अभी देखेंगे आगे। बट अभी के लिए यही समझते हैं कि जो पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इस टेक्निक का इन्वेंशन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुआ था, जिस प्रॉब्लम में मैंने कहा कि बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर 50 किलो डाल्टन से ऊपर के भी 50 किलो बेसेस के ऊपर से भी अगर मॉलिक्यूल्स हैं, 50 किलो बेस तक हैं या उससे कम हैं, मुझे तो लगता है कि 40-50 किलो बेस तक भी अगर आपके पास है तो आप कन्वेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर और भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं साइज़ में, 50 किलो बेस से ऊपर के इसके मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप इसको कन्वेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने यही इसको लिखा हुआ है। लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये है कि साइज़ ऑफ द डीएनए 50 kb इन साइज़ तक ही या इससे कम की साइज़ के ही डीएनए मॉलिक्यूल्स को रिजॉल्व किया जा सकता है थ्रू दिस मेथड, थ्रू नॉर्मल या कन्वेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए सिर्फ इतने साइज़ के मॉलिक्यूल्स को ही रिजॉल्व किया जा सकता है। तो अगर हमारे पास डीएनए का जो साइज़ है या मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है तो क्या करें? तो अगर साइज़ 50 किलो बेस से ऊपर का हो जाता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाते हैं? तो देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके लिए भी एक टेक्निक है जिसको हम लोग पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कह रहे हैं, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब इसका क्या मतलब है? हमारे पास डीएनए का साइज़ इससे बड़ा कब हो सकता है या कैसे हो सकता है?
कई बार आप बहुत बड़े बड़े वेक्टर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि बैक वगैरह के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं वो बहुत दूर दूर होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँ, अगर मान लीजिए कि ये एक डीएनए का फ्रैगमेंट है ये, और इस डीएनए के फ्रैगमेंट पे जो साइजेस, जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, मान लीजिए एक रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे है, दूसरी रेस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे है, दो ही रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। तो यहाँ पे आप जो साइज़ देख रहे हैं, ये साइज़, अब अगर इस साइज़, ये जो साइज़ ऑफ डीएनए है, अगर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लेट अस से कि ये 50 kb से ऊपर का साइज़ डीएनए का हो जाएगा, तो फिर आप इसको कन्वेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिजॉल्व नहीं कर सकते। कैन नॉट बी रिजॉल्व, कैन नॉट बी resolved through conventional methods, conventional agarose gel electrophoresis। तो इससे ये रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस कहने का मेरा मतलब, ये दिखाने का ये था कि अगर साइज़ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल बड़ा है और उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो हैं वो दूर दूर पे हैं, तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करेंगे तो जो साइजेस मिलेंगे ऑफ कोर्स वो बहुत बड़े बड़े होंगे, और बड़े साइजेस को आप ठीक से रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये दिखाने का मतलब था। तो जैसा कि मैंने कहा कि आंसर इज़ पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस परेशानी का जो हल है वो पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें मिलता है। अब देखते हैं यहाँ पे कि लंबे फ्रैगमेंट से या लार्ज जो फ्रैगमेंट्स हैं उनसे प्रॉब्लम क्या है, आखिर वो क्यों नहीं कन्वेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू रिजॉल्व हो पाते हैं, इसको भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो लार्जर फ्रैगमेंट्स होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्टी होती है उनको, जो एगरोस जेल में, अब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि एगरोस जो जेल होता है उसके अंदर पोर्स होते हैं, इन पोर्स के अंदर से ही डीएनए मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। अब अगर डीएनए मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है उस छोटे से पोर के अंदर मूव करना उस डीएनए मॉलिक्यूल के लिए बहुत मुसीबत का हो जाएगा काम, ठीक है। तो लार्जर इज़ द फ्रैगमेंट, जितना बड़ा फ्रैगमेंट का साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा उस फ्रैगमेंट के लिए डिफ़िकल्ट होगा पेनिट्रेटिंग द पोर्स इन एगरोस जेल। एगरोस जेल के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होंगे जिनका काम क्या है, रिजॉल्व करवाना डीएनए को, उन छोटे छोटे पोर्स के अंदर से मूव करने का जो प्रोसेस होता है वो लार्जर फ्रैगमेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से लार्जर फ्रैगमेंट्स को एगरोस, कन्वेंशनल एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू रिजॉल्व नहीं करवाया जाता। तो एक तो ये हो गया, यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है, इस वजह से डिफ़िकल्टी इन रिजोल्यूशन होती है। चलिए इसको एक डायग्राम के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये यहाँ पे एक नॉर्मल मैंने डीएनए का एक फ्रैगमेंट बनाया है। ऑब्वियसली जब आप डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो डीएनए को आइसोलेट करने के बाद डीएनए जो है एकदम उलझा हुआ सा मिलता है आपको। डीएनए बिल्कुल स्ट्रेट तो आपको मिलेगा नहीं, उलझा हुआ सा मिलता है। फिर आप एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उस डीएनए को डालते हैं और उसके बाद उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है। अब आप जानते हैं एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से जो डीएनए है, सिंस उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो जो डीएनए होगा वो स्ट्रेटन होगा। स्ट्रेट होने के बाद अब यहाँ पे ये देखिए, इसको मैंने बनाया हुआ है, ये क्या है, ये एगरोस जेल का एगरोस जेल पोर है। अब होता क्या है, डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी पोर के थ्रू मूव करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि इस डीएनए के मॉलिक्यूल का जो एक्सिस है वो इस पोर के थ्रू मूव करने में रीओरिएंट हो रहा है और मूव कर रहा है इस पोर के थ्रू। तो ये एगरोस जेल का पोर है, इसी के थ्रू डीएनए जो है वो मूव करता है। ऑब्वियसली सीधा सीधा तो जा नहीं सकता, अगर स्ट्रेट है डीएनए, इस फॉर्म का डीएनए तो ये एंटर कर नहीं सकता पोर के अंदर, तो उसको थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर या ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा और फिर वो मूव करेगा इस पोर के थ्रू। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर साइज़ बहुत बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो इस पोर के थ्रू मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर साइज़ कंपैरेटिवली छोटा है तो पोर के थ्रू आसानी से मूव कर सकता है। यहाँ पे मैंने कन्वेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो दिस इज़ योर कन्वेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये मैंने यहाँ पे
डायग्राम दिया हुआ है। अब इसको देख सकते हैं, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको कैथोड बोलते हैं, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको एनोड बोलते हैं। तो बिकॉज एनोड पॉजिटिवली चार्ज है वो डीएनए को अपनी तरफ खींचता है, बिकॉज डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये खींचता हुआ चला जाता है। तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, ये यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये बैंड्स हैं, और बैंड्स जो हैं वो रिजॉल्व होते हुए चले जा रहे हैं, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ रह जाते हैं, लॉन्गर मॉलिक्यूल्स ऊपर रहते हैं, शॉर्टर मॉलिक्यूल्स नीचे रहते हैं। कुछ इस तरीके का हमें रिजोल्यूशन नज़र आता है। तो दिस इज़ हाउ अ रिजॉल्व्ड जेल लुक्स लाइक, इस तरीके का नज़र आता है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये केस तो आप तब देख पाओगे जब आपके मॉलिक्यूल्स साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, तो आप इस तरीके का रिजोल्यूशन देख सकते हो। तो अब एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि बड़े मॉलिक्यूल्स होने से नुकसान क्या होगा, या वो क्यों प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो सीधे बिना रिजॉल्व किए सीधे नीचे आ जाएंगे, उनमें कोई भी रिजोल्यूशन देखने को नहीं मिलता। तो ये एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, और आपको एकदम स्मीयर सा नज़र आ जाएगा, जेल के अंदर प्रॉपर रिजोल्यूशन नहीं होगा अगर आप बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करेंगे कन्वेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब आगे बढ़ते हैं कि पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। तो हाउ डज़ पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सॉल्व आवर प्रॉब्लम इन दिस केस। तो अब देखते हैं होता क्या है। पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रेगुलर चेंजेस इन द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू जेल अकर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब जैसे कि जो कन्वेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी तरीके का था, इस एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही थी, जिसकी वजह से डीएनए एक ही डायरेक्शन में खिंचता हुआ चला आ रहा था। बट पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यहीं पे अंतर करती है कन्वेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, कि यहाँ पे रेगुलर चेंजेस होते रहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बदलाव उसके अंदर देखने को मिल रहा है। अब इस बदलाव के कारण आप सही समझ रहे हैं कि डीएनए का जो माइग्रेशन होगा वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन नेट मूवमेंट जो होगा वो एक ही दिशा में होगा। हालांकि जो मूवमेंट होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट ना होकर के टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से होगा, बट नेट मूवमेंट जो है वो एक ही तरफ होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्या होता है, वो भी अभी देखेंगे। तो होता क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि आप कंटिन्यूअसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दिशा बदल रहे हैं, तो डीएनए क्या करता है, रीअलाइन करता है बिफोर माइग्रेटिंग इन न्यू डायरेक्शन। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि एक बहुत बड़ी सी गाड़ी जा रही है, एक बहुत बड़ी सी ट्रक जा रही है, एक दिशा में एक ट्रक जा रही है और एक दिशा में ही एक साइकिल जा रही है। एक बड़ी सी ट्रक मूव कर रही है और एक साइकिल मूव कर रही है। अब अगर ट्रक ड्राइवर डिसाइड करता है कि हमें गाड़ी को मोड़ना है, अच्छी खासी स्पीड पे ट्रक मूव कर रही है, अगर ट्रक ड्राइवर सोचता है कि हमें गाड़ी को घुमाना है एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ, तो क्या होगा, पहले ड्राइवर को गाड़ी की स्पीड धीमी करनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो धीमे धीमे गाड़ी मोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रक बहुत बड़ा है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए स्पीड धीमी करेगा और उसके बाद जा कर के वो अपनी गाड़ी को मोड़ पाएगा। वहीं एक छोटा साइकिल लेकर के कोई लड़का जा रहा है, साइकिल की स्पीड ठीक ठाक भी हो या धीमी भी हो, लेकिन साइकिल आराम से मोड़ी जा सकती है किसी भी दिशा के अंदर। तो इससे ये समझ में आता है कि साइकिल का साइज़ क्योंकि कम है, इसीलिए साइकिल आराम से मुड़ जाएगी, लेकिन जो बड़ा ट्रक है उसको मूव करने में हमें दिक्कत होगी। द सेम कॉन्सेप्ट इज़ अप्लाइड ओवर हेयर। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। कहने का मतलब है जो मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े साइजेस के होंगे उनको अपनी दिशा बदलने में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने चेंज की जिसकी वजह से उनके मूवमेंट की दिशा बदली, अब ऑब्वियस सी बात है वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको अपनी दिशा बदलने में समय लगेगा। लेकिन वहीं छोटा मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से अपनी दिशा बदल करके मूवमेंट शो करने लगेगा। तो कहने की कोशिश ये की जा रही है कि डीएनए को अपनी दिशा बदलने से पहले उसको रीअलाइन करना पड़ेगा। पहले वो रीअलाइनमेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में रीअलाइन करेगा और फिर मूवमेंट शुरू करेगा। जैसे कि ट्रक की स्पीड पहले धीमी होगी और फिर वो मूव करेगी, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि डीएनए को पहले उस इलेक्ट्रिक फील्ड से रीअलाइन करना पड़ेगा अपने चार्ज के हिसाब से और फिर वो मूवमेंट शो करेगा।
इतनी देर में जो छोटा वाला मॉलिक्यूल है वो आसानी से मूव कर जाएगा, जिसके कारण क्या हो रहा है, दोनों की स्पीड में अंतर देखने को मिल रहा है। छोटा वाला मॉलिक्यूल बहुत आसानी से मूवमेंट शो करेगा, जबकि बड़ा वाला मॉलिक्यूल इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट शो करने में समय लगाएगा। इसी समय की वजह से जो रिजोल्यूशन है वो प्रॉपर नज़र आ जाता है पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। यही चीज़ अभी हम देखेंगे। तो स्मॉल साइज़ अगर डीएनए का फ्रैगमेंट अगर छोटे साइज़ का है तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट क्विकली रीअलाइंस एंड स्टार्ट्स माइग्रेटिंग, बहुत जल्दी से रीअलाइनमेंट होता है और माइग्रेशन शुरू हो जाता है। वहीं जो लार्जर फ्रैगमेंट है उसको टाइम लगता है रीअलाइन करने में और माइग्रेट करने में। तो यही वजह है कि पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इतना सक्सेसफुल है लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो इसके अंदर कितने बड़े फ्रैगमेंट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है या किया जा पाया है, लगभग 10 MB डीएनए फ्रैगमेंट्स को भी यहाँ पे आसानी से सेपरेट किया जा चुका है। तो ये एक बहुत ही कमाल की टेक्निक बन जाती है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर चलते हैं और मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है। ये एक छोटी सी क्लिप है जिसको अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की वर्किंग नज़र आएगी। अब आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो एक ही है, लेकिन जब आप पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसी में पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आप देखेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शनैलिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो चलिए इसे देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये स्टैंडर्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, अगर मैं इसको प्ले कर दूँ, यहाँ पे देखिए ये एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चल रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूअस एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। यहाँ पे 40 kb से अगर ऊपर 40 kb के आसपास के डीएनए फ्रैगमेंट्स को ही हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं जनरली। अब ये आ गया पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअसली इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, जिसके कारण से क्या होगा कि आप बहुत बड़े बड़े डीएनए फ्रैगमेंट्स को भी आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पीरियोडिकली चेंज हो रही है और लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको स्लो टाइम लगेगा अलाइन करने के लिए और स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स बहुत क्विकली अलाइन कर जाएंगे। तो ये पूरे की पूरी चीज़ जो थी इसको मुझे यहाँ पे आपको दिखाना था। तो उम्मीद है कि ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा इसके डायग्राम से। अगर आप चाहें तो मैं इसको दोबारा भी प्ले कर सकता हूं, लेकिन आई बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप स्टॉप करके दोबारा देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में, देखिए मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म बिल्कुल नॉर्मल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन खास नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसा ही है। बस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जा रही है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जा रही है। आपने देखा होगा कि एक इस तरीके से और एक इस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बनाएं कि ये एक मेरा ये जेल इस तरीके का मैं बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से अप्लाई की जा रही है, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इधर हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इधर हो जाएगा। कुछ इस तरीके की बात हमें सीखनी है। तो इस तरीके से अप्लाई की जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर अप्लाइड, डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट डिफाइंड टाइम पीरियड्स। तो ये एंगल इसका बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एंगल सेम रहेगा। आप दोनों का एंगल कितना रखना है आपको ये चेंज कर सकते हैं। पूरा प्रॉपर सिस्टम होता है जिसकी मदद से आप डायरेक्शनैलिटी में परिवर्तन ला सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपको ये पल्सेशन देना है, कितनी टाइम पीरियड के लिए एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करनी है। अब थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आप यूज़ करते हैं, सपोज डीएनए इस तरीके से माइग्रेट कर रहा है, आपने सडनली डायरेक्शन चेंज किया, फिर से डीएनए ऐसे मूव करने लगा, फिर आपने डायरेक्शन चेंज किया, फिर ऐसे मूव करने लगा। तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट होता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि फील्ड्स जो है वो इक्वल रहनी चाहिए। इक्वल रहेंगी विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड पल्स एंड ड्यूरेशन, तो ही डीएनए जो है उसका नेट मूवमेंट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो ये चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा था। तो पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये इस तरीके का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कन्वेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सिर्फ एक ही दिशा थी, यहाँ पे इस तरीके का मूवमेंट हो रहा था, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट आप देखेंगे तो ये भी मूवमेंट एक पहले ऐसे मूव किया, फिर इस तरफ मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, कि इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है डीएनए माइग्रेशन का। और डिटेल में देखना चाहें तो ये देखिए और डेप्थ में दिखाया हुआ है। सपोज 120 डिग्री का मूवमेंट या 120 डिग्री का एंगल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देख रहे हैं, तो मूवमेंट कुछ इस तरीके का होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे
फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो नेट डायरेक्शन डीएनए के मूवमेंट का क्या है, एक सिंगल डायरेक्शन ही है। ये दिखाया जा रहा है नेट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। हालांकि इस तरीके से है बट नेट डायरेक्शन तो सेम ही है, एक ही है, ठीक है। तो ये इमेज जो है वो नेचर के पेपर से ली गई है और उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस इसकी क्या क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी यही है कि ये लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट्स के लिए, लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरा एक बहुत कॉमन इसका यूज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मैं ऑलरेडी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यही प्रोसेस है कि आप डीएनए के बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप तोड़ेंगे तो कहीं बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल बन गया तो आप उसको रिजॉल्व नहीं करवा पाएंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका बहुत बड़ा यूज़ है, तो ये एडवांटेज हो गया। एक सबसे जो आज की रीसेंट, कई बार मैंने देखा है CSIR नेट या ICMR में रीसेंट टेक्निक्स के बारे में पूछा जाता है, तो एक एडवांसमेंट है पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जिसका नाम है CHEF, CHEF। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आता है। कंटूर क्लैम्प्ड होमोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एडवांस्ड वेरिएंट ऑफ PFGE है, बस इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये डायग्रामेटिक ये एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का रिजॉल्व्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इमेज है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो साइज़ ऑफ द जो डीएनए है KB में 485 तक और डीएनए के बेसिस को रिजॉल्व किया गया है पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल कन्वेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पॉसिबल नहीं है। तो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स को भी यहाँ पे रिजॉल्व करके दिखाया गया है। तो ये एक नॉर्मल सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारा GATB का बैच करेंटली रनिंग है। GATB 2025 के अगर आप एस्पायरेंट हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। GATB 2025 का बैच इस समय रनिंग है और हम इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। 1 महीने के अंदर हमने पूरा कोर्स ख़त्म करवाने का प्लान कर रखा है और उसके बाद पूरा का पूरा रिवीजन होगा जिसमें पूरे 10 इयर्स के पेपर सॉल्व किए जाएंगे। पार्ट A को भी हम लोग इक्वल वेटेज दे रहे हैं, पार्ट B को भी सिखा रहे हैं। तो बहुत ही एक कमाल का कोर्स है। अगर आप इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8299134528 पे, व्हाट्सएप के ज़रिए 8299134528 पे। और इस कोर्स का जो प्राइस है वो ₹3500 है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट पूरी की पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और हमें आगे ये भी बताएगा कि आपको और कौन से टॉपिक्स के बारे में जानकारी चाहिए। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।